हेलो एवरीवन, मनसा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे ऐसे सुभद्रा कुमारी चौहान गौरी कहानी। पहले हम थोड़े लेखक के बारे में जानेंगे, फिर कहानी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गौरी कहानी का उद्देश्य देखेंगे, फिर हम गौरी कहानी शीर्षक की सार्थकता देखेंगे। पहले हम राइटर के बारे में पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त सन 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ती थी। इनके काव्य संग्रह मुकुल पर सन 1931 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। 15 फरवरी सन 1948 में एक मोटर दुर्घटना में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। मतलब अचानक से एकदम दुर्घटना की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कविताओं पर देश प्रेम तथा अपने प्राचीन गौरव की गहरी छाप है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्द आज भी युवकों के हृदय में वीरता के भाव जगाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तिधारा और मुकुल इनके काव्य संकलन तथा बिखरे मोती और उन्मादिनी प्रस्तुत कहानी संग्रह है। गौरी कहानी में क्या है? इसके अंदर इन्होंने क्या करा है? गौरी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी में स्वतंत्रता आंदोलन के समय गौरी नामक पात्र के माध्यम से भारतीय नारी के उद्दाम चरित्र को दिखाया गया है। मतलब अब कहानी को पढ़े, लाइन वाइज पढ़ेंगे इसको पूरा। गौरी मतलब शाम को गोधूली की बेला। गोधूली मतलब क्या होता है? मतलब शाम के टाइम की बात कर रही है। कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधे कृष्ण अपने घर आए, तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवाकर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम कर करके चला गया और वे पास पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गई थी, गिर से पड़े। उनके इस प्रकार बैठने से स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की झन की आवाज हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौं भौं करके भौंक उठ गया। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्ण जी चौंक से पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर, कुंती ने आग्रह पूर्वक कहा। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। गौरी अपराधी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। न वह होती और न पिता को विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी करे वह सुखी रहेगी, ना करे तो भी वह सुखी है। जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं? गौरी यही ना समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ, मतलब बोझ बन गई एक तरीके के। रात दिन सिवा मेरे विवाह के उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं। तब आत्मग्लीन और क्षोभ से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता। उसका जी चाहता कि धरती फटे और वह समा जाए, किंतु ऐसा कभी ना हुआ। वह गौरी जो पूनों के चांद की तरह वर्णा भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन ना था, राधा कृष्ण जी के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। वह उसका विवाह योग्य वर के साथ करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाइयां थी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति ना थी। मतलब दहेज देने के लिए उनके पास बहुत संपत्ति नहीं थी ना उनके पास। यही कारण था कि गौरी का यह 19वीं साल चल रहा था। 19 मतलब 19। फिर भी वह उसके हाथ पीले ना कर सके थे। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी। छुटपन से ही गौरी का बड़ा लाड प्यार हुआ था। प्रायः उसकी उचित अनुचित सभी हट पूरी हुआ करती थी। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक मतलब एकदम से, मतलब बहुत जिद्दी टाइप में हो गया उसका, दृढ़
निश्चयी और हठीला था। वह एक बार जिस बात को सोच समझकर कह दे फिर उस बात से उसे कोई हटा ना सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वह उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों है। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या, विवाह करना है कर दे किसी के साथ, वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती, किंतु संकोच और लज्जा जबान पर ताला सा डाल देते। हजार बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात न कर सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण जी ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोए और पास ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पाती के सामने रख दी। सॉरी, पाती नहीं, पति के सामने। पुरियों की तरफ, मतलब पूरी की बात कर रहे हैं, तरफ राधा कृष्ण जी ने देखा भी नहीं। चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ठीक है, कप की बात कर रहे, चाय का कप उठा के पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वह भर ही ना मिलता हो। कुंती स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहां भी कुछ ठीक नहीं हुआ? उनके पति ने क्या जवाब दिया, नहीं, यह बात नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा हूँ, कह राधा कृष्ण जी फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में ये पहली ना आई। उसने कहा, जरा समझाकर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती। राधा कृष्ण, समझाकर कहता हूँ, सुनो, वह लड़का लड़का नहीं आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? कुंती, विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रूप रंग बहुत खराब है? फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतनी सिधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी आदमी ना दिखे। और फिर उम्र में भी तो अधिक है, 35-36, मतलब 35-36 साल के। साथ ही 2 बच्चे भी थे। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो वे विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद ना करते। उनकी दूसरी शादी है। उनकी उमंगें, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। वे अपने बच्चों के लिए एक दाई चाहते हैं। दाई का मतलब होता है जो उनके बच्चों को पाले, मतलब ठीक है, मतलब आया या पालक माता बोलते हैं, ठीक है। पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है और वे तो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। कुंती, जिन्हें तुम दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के ही बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो क्या यह कहे कि अपने लिए करते हैं? राधा कृष्ण, अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। उनके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। हृदय तो उनका दर्पण की तरह साफ है, मतलब आईने की तरह। वह उनका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं नेता बन के व्याख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। इसके अलावा 30 रुपए कुल उनकी तनख्वाह है। ठीक है, उस टाइम के लिए वो 30 रुपए बहुत होते थे। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं। किस दिन चले जाएं कुछ ठिकाना नहीं। कुंती, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं है, सच बात यह है। कुंती, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण, क्या कह देता, उन्हें बुला आया हूँ, अगले इतवार को आवेंगे, मतलब जो अगला संडे आएगा उसमें आ जाएंगे वो, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। वे आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊँगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर जब मैंने उन्हें समझाकर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसका माँ आपको देख लेगी, उसकी माँ जो है वो आप सबको देख लेगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण जी पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तराशने को कही। पत्र लिखे, मतलब उनको कुछ लेटर लिखे। अगला इतवार आया, मतलब संडे आ गया। आज ही सीताराम जी गौरी को देखने आए।
देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने ये पहले से ही कह रखा था कि किसी बाहर वाले को कुछ ना मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है, अतः यह बात कुछ गुप्त रखी गई है। घर के भीतरी आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया है। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज है जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया है और एक गिलास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया है। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए कुछ किसी विशेष अंडवर की आवश्यकता भी तो ना थी। यथा समय सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे, ना जूता ना मोजा ना किसी प्रकार का ठाट बाट, पर दोनों बड़े प्रश्न ठीक है प्रश्न थे, बड़े हंसमुख। आकर घर में वे इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से वे चिर परिचित हो, मतलब अच्छे से जानते हो घर के बारे में, घर के लोगों को। कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंदकानन सा जान पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम जी इन बच्चों के संभालने का भार उसे सौंप दे तो वह खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चों को जैसे कुछ याद आ गया। वह दौड़कर पिता के पास उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू तुम तो कहते थे ना माँ को दिखाने ले चलते हैं, माँ कहाँ है, बतलाओ। सीताराम जी ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचल कर कहा, यूं तुम दिखाओ। इसी समय एक बड़ी सी सफेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। वह ना जाने किस ख्याल में थी। तब तक छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? मतलब हमारी पूछना चाह रहा है, वह तोतली आवाज में हमारी माँ हो पूछ रहा है, ठीक है। गौरी ने देखा हष्टपुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर ना दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ खाएंगे, दोनों ने एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निस्विश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जो ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? गौरी ने कोई उत्तर ना दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अब भी उसी को घेरे थे। वह उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही फिर गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशों भी दायर करनी थी, जो पिता के पास बैठकर ना कर सकते थे। मतलब जो पिता के विरुद्ध, मतलब उन्हें बताना था कि शिकायत करनी थी अपने पिता के बारे में, इसलिए वो। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौने नहीं देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और मेले छोड़कर, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि छोटा वाला बोलता है कि मुझे छोड़ के, हमें सबको छोड़ के दफ्तर चले जाते हैं और दिन भर नहीं आते हैं, बाबू अच्छे नहीं है, ऐसे बोल रहा हो, ठीक है। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, है ना? ठीक। काफी देर हो गई है। देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूंगा, नहीं तो शाम की ट्रेन ना मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण जी की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता मतलब होती खुशी, प्रसन्नता ना। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, मतलब एकदम अच्छी है, और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने को नहीं आना चाहता था। फिर कुछ
ठहरकर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में, मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वे स्वयं हंस पड़े। राधा कृष्ण जी ने मन ही मन सोचा, तो मेरी लड़की इनके बच्चों की धाय बनकर जाएगी। धाय मतलब मैंने बताया था आया की मतलब जो बच्चों का पालन पोषण करती हो। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों को प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे यही दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की मां बनना पसंद करूंगी। सीताराम जी को आ जाने के लिए प्रस्तुत बच्चे फिर गौरी से लिपट गए, मतलब तैयार हो गए कि मतलब ये जाने के लिए अब तैयार हो गए हैं, इसलिए क्या बच्चे आगे उस पर लिपट गए गौरी के पास। यदि राधा कृष्ण जी झूठ ही सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चित होकर चले जाते, परंतु इस ओर से जब ऐसी कोई बात ना हुई तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन प्रलोभन मतलब लालच देकर बड़ी कठिनाइयों से गौरी से अलग करके वह ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। ना जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब गए थे कि तब उनकी बूढ़ी बुआ भी थी, वह अब तो वह भी नहीं रही। ये कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी। बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा ही माँ माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र राधा कृष्ण जी को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी भी बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की है, वह बिना जन्म पुत्री मिल पाए विवाह नहीं करना चाहती, अतः आप अपनी जन्म पत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को यह समझ में देरी ना लगी कि यह विवाह ना करने का केवल बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्म पत्री भेज दी। जन्म पत्री भेजने के कुछ ही देर बाद उत्तर भी आ गया कि जन्म पत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह ना हो सकेगा, क्षमा कीजिए। राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। धनवान ये भी अधिक ना थे, पर अभी भी नायक तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे। बीए मतलब क्या होता है, जो 12th के बाद डिग्री की जाती है, हमारी बैचलर डिग्री, ठीक है, पास थे। देखने में अधिक सुंदर ना थे, बदशक्ल भी कहे जा सकते थे, पर पुरुषों को की भी कहीं सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक ना थी, यही 24-25 साल, मतलब 24 या 25 साल के। लेने देने का झगड़ा यहाँ भी ना था। पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते भी क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिश धन्यवाद दिया जिसकी कृपा से ऐसा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी। राधा कृष्ण जी बड़ी तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे देर में शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी। उसकी आंखों में वह दृश्य झूलने लगता था कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है। बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए हैं, किंतु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीताराम जी के द्वारा बच्चे तुरंत याद आ जाते और आ जाती याद सीताराम जी की बात। बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर ले शादी, क्या मेरी गौरी ही है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रश्न थे, पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती है। रह रह कर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती
और साथ ही याद आ जाते विनय, नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो वीर बनकर देश के लिए अपने जीवन का उत्कर्ष कर दिया है। नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें भी नायब तहसीलदार न मिल जाती? मिलती क्यों नहीं, पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करते तब ना। दूसरी ओर थे उनके होने वाले वर नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम, अपनी ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र पर निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं। मतलब जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते और वे दुम हिलाते हुए निर्दय से निर्दय कर्म करने में भी किंचित लज्जित नहीं होते। घृणा से गौरी का जी भर जाता, किंतु उसके मनोभावों को जानने वाला यहाँ कोई भी ना था। वह रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती थी। बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी ना करेगी, किंतु लज्जा से कुछ भी ना कहने देती। ज्यों ज्यों विवाह की तिथि नजदीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती थी। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया कि नायब तहसीलदार साहब के पिता का देहांत हो गया। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। गौरी की माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर पर से जैसा चिंता का पहाड़ सा हट गया। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश भर में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। रोज ही ना जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती, कहीं लाठी चार्ज, कहीं धारा 144 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को उन बच्चों की चिंता थी। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था तभी से उसे चिंता थी कि ना जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाए और फिर वे बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती थी और इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सपरिवार मतलब कारावास हुआ है। इस प्रकार समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रही, फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साथ समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी, वहाँ बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों की सी। गौरी ने बोला, ठीक है, नहीं माँ मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं। मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के सौभाग्य से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं। अतः सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। बोली, पर तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दे। पर गौरी ने दृढ़ता से साथ कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे कुछ कष्ट ना होगा। अब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। साल भर बाद अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को ना देखा था। उन्हें कायदे के अनुसार लगातार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर उन्हें बच्चों की चिंता बनी ही रहती थी। जिस काराहीन के भरोसे वह बच्चों को छोड़ गए थे उसके भी 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी सो सीताराम जी जानते थे, पर विवशता थी कि क्या करते। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। ना जाने बच्चे किस हालत में होंगे। वे चोरों की तरह चुपके घर में घुसे, परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से खड़े रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी धूली माथे से लगा ली।
अब इसमें देखेंगे गौरी कहानी का उद्देश्य क्या था। गौरी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत करने वाली कहानी है। राष्ट्रहित के लिए व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। गौरी को देखने के लिए सीताराम जी जब आते हैं, उनके व्यक्ति से गौरी प्रभावित होती है। वे कांग्रेस से सेक्रेटरी के पद पर थे। स्वतंत्रता आंदोलन के कई बार जेल जा चुके थे। वे स्वयं विवाह करने को अनिच्छुक थे, मतलब लेकिन उनके जो बच्चे थे उनकी देख रेख के लिए विवाह करना चाहते थे। गौरी के माता पिता अधिक उम्र होने के कारण विवाह को ठुकरा देते हैं। गौरी का विवाह 24-25 वर्ष के नायब तहसीलदार से तय होता है। गौरी स्वयं एक विलासी युवक थी। पत्नी बनने के बजाय सीताराम जी जैसे देशभक्ति पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन लज्जा कुछ नहीं कह पाती अपने माता पिता से। उसे पता चलता है कि सत्याग्रह आंदोलन में वे सीताराम जी जेल हो गई है, मतलब सीताराम जी को जेल होगी तो उनके बच्चों की देखरेख के लिए कानपुर चली जाती है। जेल में छूटने के बाद जब सीताराम घर आते हैं तो अपने उसे घर में देखकर दंग रह जाते हैं। गौरी ऐसे महान देशभक्ति चरणों की धूली माथे पर लगाती है। इस प्रकार लेखक ने गौरी के माध्यम भारतीय नारी का देशभक्त, ममताई व साहसी रूप दिखाया है, जिससे वह पाठकों को नारी का आदर्श रूप दिखाने में सफल रही है। अब इस गौरी कहानी के शीर्षक की सार्थकता भी दी है उसने। सार्थकता, ठीक है। गौरी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी में स्वतंत्रता आंदोलन के समय गौरी नामक पात्र के माध्यम से भारतीय नारी के उदात्त चरित्र को दिखाया गया है। पूरी कहानी 19 वर्ष गौरी के इर्द गिर्द घूमती है। जिसके पिता क्या है, उसका विवाह के लिए बहुत चिंतित थे, उसके शादी कराना चाहते थे, पर उनके लिए वर देखा था सीताराम जी, जिनकी बहुत उम्र होती है, जिसकी वजह से सीताराम की से कराना चाहती है। उनकी उम्र बड़ी थी। उनके व्यक्तित्व से गौरी प्रभावित होती है। वह कांग्रेस से सेक्रेटरी के पद पर थे। स्वतंत्रता आंदोलन कई बार जेल जा चुके थे। वे स्वयं विवाह करने को अनिच्छुक थे, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी शादी करने। वो सिर्फ बच्चों के लिए देख रेख के लिए विवाह करना चाहते थे। जिस गौरी की मतलब उसकी उम्र की वजह से उन्हें ठुकरा देते हैं और फिर उसका कहीं और रिश्ता पक्का हो जाता है, जो कि नायब तहसीलदार होता है। वह गौरी स्वयं एक विलासी व्यक्ति के बनने बजाय सीताराम जी जैसे देशभक्ति पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन लज्जावश कुछ अपने माता पिता से कुछ कह नहीं पाती है। वो बच्चों को मतलब सीताराम को जेल जाती है, तब वो कहाँ जाती है, कानपुर जाती है उन बच्चों की देख रेख के लिए। जब सीताराम जेल से छूट के आता है तो गौरी को अपने घर देख के दंग रह जाता है। गौरी ऐसे महान देशभक्ति की चरणों को धूल माथे से पर लगाती है। इस प्रकार लेखक ने गौरी जैसी महिला के चरित्र की महानता को दिखाना लेखिका का उद्देश्य है। देश के प्रति अपार प्रेम प्रदर्शित करना, व्यक्तिगत सुखों और ऐसे आराम को तिलांजलि देना, मतलब उसको धिक्कारती है, मतलब कि जो ऐसे आराम से रह रहा है उसको अच्छा नहीं मानती, देना व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। कहानी की नायिका गौरी का शीर्षक अपने नाम के अनुरूप है, अतः कहानी गौरी का शीर्षक सार्थक व उचित है, मतलब उसके हिसाब से ये वाला इसका नाम ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।